Radio Udan. Radio Udan. Radio Udan. A flight of light. Radio Udan. A flight of light. Radio Udan. A flight of light. You're listening to Radio Udan. A Flight of Life. आजकल ऐसा हो रहा है कि मैं स्टूडियो से बाहर ही निकल रहा हूँ। हाय, मैं हूँ अनोखा अंकित और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान ए फ्लाइट ऑफ लाइफ, इंडियाज ओनली रेडियो स्टेशन रन बाय पर्संस विद डिसेबिलिटीज। एक शो जिसकी हमने शुरुआत पिछले हफ्ते की थी। वो शो था स्टार्स की उड़ान और मैंने एक बात बोली थी कि हर शहर में सितारे होते हैं और उनके छोटे छोटे नन्हे नन्हे कदम होते हैं, लेकिन उन्हें उड़ान लेनी होती है और आसमान को अपनी जद में करना होता है। तो ये है एक नए समय पे एक नया शो जिसका दूसरा एपिसोड स्टार्स की उड़ान। आज एक और मेरे साथ आर्टिस्ट हैं, स्टार हैं, सितारा हैं। मैं हूं कानपुर में और एक वेन्यू पर, और मैंने आपको पिछली बार बोला था ना कि पिछला एपिसोड पूरा भी नहीं हुआ है, उसको भी हमें कंटिन्यू करना है, लेकिन आराम से उसको करेंगे हम। लेकिन मेरे साथ हैं राखी, जो कि एंकरिंग करती हैं, कानपुर में रहती हैं, तो कानपुर से मैं भी हूं। अब जब दो कानपुरिया मिलते हैं तो क्या होता है, यही आज आप सुनेंगे। तो राखी, सबसे पहले वेलकम टू रेडियो उड़ान। थैंक यू। पिछले हफ्ते मैंने एक शुरुआत की थी। वो शुरुआत ये थी कि मैंने आप लोगों के सामने एक खाका तैयार किया था कि क्या मैंने पहना है। क्यों? क्योंकि जब आप कुछ दिखता नहीं है तो आप शब्दों से ही अपनी कहानी बयां करते हैं। तो एक बार फिर मेरी रेडियो उड़ान की टी शर्ट है जिस पर लोगो भी लगा है, एक टैगलाइन भी है, ब्लैक कलर की पैंट है और शूज हैं। तो यही रिवायत मैं अपने गेस्ट से चाहता हूं कि वो हर बार करें, ताकि हर एक विजुअल इम्पेयर्ड शब्दों के माध्यम से महसूस कर सकें कि उन्होंने अपने आप को कैसे कैरी किया है और आप अपने आंखों के सामने कैसी पिक्चर बना सकते हैं। तो राखी, आज आपने अपने आप को कैसे कैरी किया, क्या बयां करेंगी दर्शकों को? तो मैंने आज मेरी फेवरेट वाली साड़ी पहनी है जिसका रंग है ब्लैक कलर का। ब्लैक कलर मुझे बहुत पसंद है, बट इतनी गर्मी में कानपुर में पहनना थोड़ा मुश्किल होता है, बट फिर भी प्यार तो प्यार होता है। काले रंग से प्यार है तो फिर तो प्यार है, तो फिर पहन लिया काला रंग और छोटे छोटे इयररिंग्स पहने हैं। और मेरे बाल जो कि बहुत लंबे हैं तो मैंने उनको बन बना रखा है, एंड विद माई स्पेक्स, फेवरेट वाला। तो कहते हैं ना, काले हुए तो क्या हुआ, दिल वाले वही बात है। तो राखी, शुरुआत करूं मैं कार्यक्रम की, तो मैं यहीं से शुरुआत करना चाहूंगा कि कानपुर का बचपन कितना अलग होता है। क्योंकि मैंने जो अपना बचपन देखा है वो बिल्कुल डिफरेंट देखा है। गलियों में क्रिकेट खेलना, दिन दिन भर क्रिकेट खेलना, क्रिकेट से मुझे बचपन से प्यार रहा है। सो कैसा रहा कानपुर का बचपन, अगर राखी अब याद करें अपनी? मेरा बचपन बहुत ज्यादा अच्छा था, क्योंकि मेरे जो मामा का घर था और मेरे जो मामा का घर था वो ज्वाइंट फैमिली थी पूरी। और मेरी एक नानी, दो नानी, तीन नानी, मेरी तीन नानियां थी। आप सोचो, जब एक नानी से इतना प्यार मिलता है तो तीन नानी से कितना प्यार मिला होगा। तो मेरी तीनों नानियां ने मुझे बहुत सारा प्यार किया। और जो मेरे नानू थे वो उनको तबला भी बजाना आता था, उनको हारमोनियम बजाना आता था, उनको सितार बजाना आता था, और वो लिखते भी थे, भजन लिखते थे। तो somehow मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं आज लिखती हूँ तो उनकी वजह से लिखती हूँ, क्योंकि उन्होंने लिखना शुरू किया था। और जब बहुत छोटी थी, आई थिंक 4th क्लास में, दैट टाइम आई आस्क्ड नानू कि नानू आप ये क्या लिखते हो और ये क्यों लिखते हो, मुझे समझ नहीं आता है। तो कहते हैं लिखना एक ऐसी कला है कि जब आप लिखना सीख जाते हो तो आप किसी को बिना बोले अपने दर्द बहुत आराम से बोल लेते हो, बयां कर लेते हो।
तो फ्रॉम दैट टाइम मुझे ऐसा था कि हाँ शायद कभी तो लिखूंगी, और काफी टाइम लग गया बट मैंने लिखा। और मेरे बहुत सारे कजिन ब्रदर सिस्टर्स थे, तो उससे ये होता था, मेरी नानी का छत बहुत बड़ा था और हम लोग वहां पे क्रिकेट खेलते थे, कभी बैडमिंटन खेलते थे। और समटाइम्स ऐसा भी होता था कि हमारी मम्मियाँ इतनी परेशान हो जाती थी हमारी शैतानियों से कि वो छत पे दौड़ा के मारी भी है हम लोगों को। बट समर वेकेशन इट्स लाइक ऐसा था कि नाना के घर जाना है, विंटर वेकेशन तो भी नानू के घर जाना है। तो सारे वेकेशंस नानू के घर से स्टार्ट होते थे, नानू के घर पे ही खत्म होते थे। तो ये था मेरा बचपन कानपुर में। तो मेरा बचपन कानपुर मैंने बता दिया, और मैं भी क्रिकेट खेला करता था। मेरी नानी का घर लखनऊ है। मैं जब घर जाया करता था नानी के, तो मैं कभी भी नानी के घर पे नहीं रुकता था, मोहल्ले में घूमता रहता था। रात दोपहर में खाना खाना, रात में खाना खाना, बाकी टाइम मोहल्ले में घूमना। मेरी नानी कहती थी कि तू मेरे घर आया है कि मोहल्ले में आया है। तो ऐसा था। तो शैतानियों का तो आपने जिक्र कर दिया। मेरा सवाल यही था, यही बात मैं बढ़ाना चाहता था कि कोई एक ऐसी शैतानी, कोई जो कहते हैं ना, कानपुर की भाषा बोली बड़ी अलग है। हम मुमिया बोलते हैं, पन्नी बोलते हैं, औंक देंगे बोलते हैं। और कानपुर की जितनी अजीब बोली, या यूं कहें जो कहते हैं, राजू श्रीवास्तव कहा करते थे, चाहे कर लो दुनिया टूर, आई गजब है कानपुर। हाँ एग्जैक्टली। तो कानपुर में शैतानी कितनी डिफरेंट है आपके लिए, या आप कैसे रिलेट अपने आप को करते हो, कानपुर से एसोसिएट करते हो? अरे हमारी शैतानी ऐसी थी कि पहले हमारा नाना का घर जो था, वो अभी तो खैर बहुत ज्यादा बदल चुका है, बट जो पहले था वो बहुत बड़ा छत था। एंड एग्जैक्टली ऐसा होता था कि मेरे छत पे मेरे नाना के छत पे एक अमरूद का पेड़ था। और उसमें कुछ भी ऐसा बोलते हैं कि अमरूद का जो पेड़ होता है वो वन सीजन आपको फ्रूट देगा और वन सीजन नहीं देता है। बट मेरे उस नाना ने जो पेड़ लगाया था उस पे ऑलवेज फ्रूट होता था। कभी भी ऐसा नहीं होता था कि अमरूद का सीजन हो और फ्रूट ना हो। तो हम लोग एक्चुअल में वो अमरूद तोड़े रहे थे छज्जे से लटक के, एंड वी डिडंट नो कि ऐसा हो जाएगा। और वो जो हमारा सबसे छोटा वाला कजिन था वो लटक गया छज्जे पे। और वो ऐसा लटका था कि वो फिर काफी तेज चिल्लाया लटक के, बट वो पकड़ने का पोर्शन था तो वो गिरा नहीं। और गिरती भी तो खैर इतनी चोट लगती नहीं, क्योंकि नीचे भी गद्दे वद्दे बिछे थे, उन पे धूप लग रही थी। बट फिर भी वो एक बच्चा था, मतलब 5 साल का बच्चा, वो तो डरेगा ही। अब वो जब गिरने लगा तो वो इतनी तेज चिल्लाया, हम सारी बहनें भाई उसको बचाने की जगह हम लोग भागे, ये खुद अकेले गिरा है, हम लोगों ने नहीं गिराया है, क्योंकि हमें पता है नीचे गिरेगा तो चोट नहीं लगेगी। और वैसा भी मतलब ऐसे 1 फ्लोर का कोई बहुत ज्यादा नहीं हाइट था, इस वजह से। तो ये शैतानी बहुत एक्सट्रीम थी। आज भी हम लोग सोचते हैं तो ऐसा लगता है अगर उस दिन गिर गया होता है तो थोड़ा सा ऐसे ही दिमाग से खराब है ये बंदा, और खराब हो जाता हमारा वो वाला भाई। तो एग्जैक्टली ये वाली शैतानी बहुत अच्छी थी हमारी। मुझे मेरी शैतानी एक याद आती है। एक जगह कीर्तन हो रहा था बगल में, 2 घर छोड़ के। मैं, पता है, मुझे बोरियत हो रही थी, मेरे को घर आना था। तो मैं उस दीवार से कूद के दूसरे घर में आया, और वो काफी नीचा था, और उससे फिर सीढ़ियां उतर के अपने घर में चला गया। अब मैं आज सोचता हूँ यार, मैं कैसे ये मैंने कर लिया। उस समय तो कर लिया भाई, लेकिन ये मैंने किया। और जहां तक पेड़ की बात है, तो मेरे दादाजी ने आम का पेड़ लगाया था। वो आम हमको लॉकडाउन में खाने को मिले 10 साल बाद जाकर। तो आगे चलते हैं। राखी, मैं आपके उस पार्ट पे नहीं जाऊंगा जो कॉलेज लाइफ वगैरह होती है। मैं सीधे आपके प्रोफेशन पे आऊंगा। कहते हैं जब आप किसी प्रोफेशन में आते हैं, या तो आप डायरेक्ट सीधे सीधे आ जाते हैं, या आप दाएं बाएं घूम के आते हैं कि मुझे ये करना था और मैं ये करने लग गया। तो क्या सीधे आप आ गई, या कहीं दाएं बाएं घूम के आई हैं? अगर एग्जैक्टली बताऊं तो मुझे कुछ करना ही नहीं था। आई लव टू स्लीप। मुझे सोना बहुत पसंद है, तो मुझे सोना खाना करना था और कुछ नहीं करना था। बट आफ्टर मतलब 12th के बाद ऐसा हुआ कि पापा थोड़े से लाइक हेल्थ वाइज थोड़े से वीक हो गए। और फिर मुझे ऐसा डीप डाउन हुआ कि नहीं, अब कैसे इतना चलेगा, पापा की तो हेल्प करनी पड़ेगी। तो दैट टाइम आई थॉट कि स्टार्ट करते हैं ट्यूशन से। मैंने फर्स्ट ट्यूशन पढ़ाया, एंड देन उसके बाद वो ट्यूशंस करते करते आफ्टर 4-5 इयर्स मैंने ट्यूशन करा है। देन बिफोर 2 इयर्स मैंने एक स्कूल में ज्वाइन किया है, एंड आई एम अ प्री प्राइमरी स्कूल टीचर। मैं छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ, एकदम जो एकदम नर्सरी वाले होते हैं उनको पढ़ाती हूँ मैं। तो हाँ, स्टेट तो नहीं आई हूँ, आना पड़ गया मुझे। ये तो है कि आपको आना कहीं से कहीं पड़ता ही है। जैसे मैं बताऊं तो मुझे बनना तो शायद आईएएस ऑफिसर था। आज भी मैं जीके पढ़ता हूँ,
मुझे न्यूज़ पढ़ना भी बड़ा पसंद है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल के कोने में लिखना और बोलना ज़्यादा पसंद था। तो अपनी कलम से अब काम करते हैं और आवाज़ से बोलते हैं। तो राखी, अगर मैं बात करूं तो मेरे एक दोस्त हैं, वो एंकर हैं, बट वो दूसरे शहर में हैं। कई और एंकर्स, कुछ और एंकर्स को भी मैं जानता हूं। लेकिन कानपुर में क्या माहौल है एंकरिंग का? क्योंकि आप एक सेकंड ईयर, जिसे हम इसे कह सकते हैं, कानपुर, और कितना चैलेंजिंग है और कितना बढ़िया है एंकरिंग करना कानपुर में? कानपुर में एंकरिंग करना इसलिए थोड़ा सा चैलेंजिंग है क्योंकि यहाँ के लोगों का भौकाल नहीं खत्म होता भैया। कुछ भी हो जाए, ये भौकाल में रहते हैं। तो अगर आप एंकरिंग कर रहे हैं तो आप रोस्ट होने के लिए तो तैयार रहिए, और उसका जवाब देने के लिए तैयार रहिए कि आपको क्या जवाब देना है और उसको कितना पोलाइटली लेना है और आपको कैसे उस पर रिएक्ट करना है। ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ा है कानपुर में। बाकी लोग तो कतई अच्छे हैं यहाँ के, मतलब दिल के बहुत अच्छे हैं। बट यही है कि बस हम किसी से कम नहीं वाला नेचर जो है यहाँ का वो अड़ंगे आ ही जाता है। बट अब जो एंकरिंग कर रहा है, जो होस्टिंग कर रहा है, तो दे नो दैट वेरी वेल कि कैसे संभालना है उनको। एक चीज और है, कहते हैं एक होता है पर्दा और एक होता है पर्दे के पीछे। तो कानपुर में एंकरिंग, क्योंकि एक तो हमारे देश में एनसीआरबी का डाटा बहुत कुछ कहता है, कानपुर जैसा शहर या उत्तर प्रदेश, तो कितना सेफ है एंकरिंग करना? या टाइम पे पैसा मिल जाता है? या क्या कुछ चैलेंज हैं जो बीइंग अ फीमेल एंकर आपको फेस करने पड़ते हैं या नहीं फेस करने पड़ते हैं इन कानपुर? वही मैंने बोला ना, कानपुर के लोगों के नेचर में थोड़ा सा वो एक है। अदरवाइज यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं। और वैसे अभी दैट मच आई एम नॉट गेटिंग लाइक, मैं अभी उतना कोई चार्जेस भी नहीं ले रही हूँ एंकरिंग के, बिकॉज आई एम ऑल्सो लर्निंग एंकरिंग। आई एम ऑल्सो लाइक, बिकॉज आई एम अ स्टोरी टेलर, आई एम अ पोएटिस। तो मुझे फिर ऐसा लगता है कि वो चीज मैं अभी सीख रही हूँ। आई एम नॉट दैट मच केपेबल कि अभी मैं उसके लिए उतनी अर्निंग करने लगूँ। मतलब ये एक जर्नी है, एक शुरुआत है, और इसका सफर बहुत लंबा है। बिल्कुल। तो अगर मैं एक विजन की बात करूं, एम्बिशन अलग चीज होती है, विजन अलग होता है। अगर आपको आने वाली एंकर जो है फीमेल या कानपुर से, या आपका विजन वो क्या है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, लाइक एंकरिंग तो एक ऐसी चीज है कि अगर आप बात कर रहे हैं तो यू आर द मोस्ट कॉन्फिडेंट पर्सन इन दैट एनवायरनमेंट। क्योंकि जो इंट्रोवर्ट होते हैं, दे कांट स्पीक इन फ्रंट ऑफ इतने सारे लोग। तो अगर आप एंकरिंग कर रहे हो और आप कानपुर से हो, आप यहाँ पे फीमेल एंकरिंग कर रहे हो, यहाँ पे देखे हैं मैंने, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं देखे, बहुत सारे फीमेल एंकर है यहाँ पर भी। पर अगर आप कानपुर से हो और आप एंकरिंग कर रहे हो तो आप वाकई में गजब कर रहे हो। क्योंकि हमारी भाषा इतनी अच्छी है कि हम अपने भाषा से दहला सकते हैं भाई। मगर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है राखी थोड़ा सहम गई हैं? अभी आवाज खिली हुई थी, अब आवाज थोड़ी सी नहीं नहीं, मैं सहमति नहीं हूँ। हाँ, नहीं, ये अच्छी बात है कि सहमना भी नहीं चाहिए। अब मैं अगर ये बात कहूँ कि ठीक है, चैलेंजेस भी हो गए, विजन भी हो गए, और एक होता है ना चीज कि हम बातों से ही एंकरिंग करते हैं। तो जब आप एंकरिंग करने जाती हैं तो उस ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट आप स्टेज पे चढ़ गई और बोलना शुरू कर दिया। तो उसका प्रोसेस क्या है स्टेज पे जाने से एक शो आने या मिलने तक कि हाँ ये एंकरिंग करनी है? वो प्रोसेस क्या होता है? मेरे ख्याल से तो एंकरिंग का सिंपल प्रोसेस होता है कि आप जाके स्टार्ट तो नहीं कर सकते अपना कोई चीज। अगर आप एंकर हो और आप किसी को कोई रूल्स बताना चाह रहे हो कहीं के, या आप कोई बात समझाना चाहते हो, पहले आप उनसे मिलोगे, उनसे बात करोगे कि आप लाइक उनसे थोड़ा सा तो फ्रेंडली हो जाओगे जो वहां पे लोग हैं। क्योंकि एंकर का काम ही वही है कि वहां पे जितने लोग हैं वो आपसे इतने फ्रेंडली रहे कि वो हिचकिचाए ना, आपका कोई आंसर देने में हेजिटेट ना हो। तो आप पहले तो वहाँ के जो लोग हैं उनसे फ्रेंडली होगे, उनसे बात करोगे। देन आफ्टर आप जिसके लिए आपका जिस भी रिलेटेड आपका वो शो है, आपका फंक्शन है, उसमें आप फिर एंकर करोगे। अब लाइक अगर हल्दी मेहंदी का कोई फंक्शन होता है उसमें आप एंकरिंग करते हो तो वहां पे एक अलग एंकरिंग होती है। वहां पे आपको सिर्फ लोगों के बीच में जाना है, उनकी उस पार्टी को बहुत फैसिनेटिंग कर देना है कि फिर वो भूले ना कि यार कोई तो एंकर आया था, उसने बड़े मजे करवाए थे। और अभी जैसे हम पोइट्री शोज कर रहे हैं या स्टोरी टेलिंग का शोज कर रहे हैं, तो वो लोगों के लिए शोज होता है, वो लोग आते हैं वहां बोलने। तो फिर उसमें वो कितना इन्वॉल्व है, उसमें उन लोगों से बातचीत ज्यादा होती है, उनकी बात ज्यादा सुननी होती है। तो ये मेरा
मानना है। बड़ी खुश दिख रही हो। एक्चुअली बड़े अरसे से सुधा मूर्ति की एक ऑडियो बुक ढूंढ रही थी, आज मिली है। अरे बहुत लकी है तू, हमारे गांव में तो इंटरनेट ही नहीं है। अरे तुम्हें मालूम नहीं, अब ऑडियो बुक सुनने के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं है। नैप दिल्ली ने लॉन्च की है IVR बेस्ड ऑडियो बुक लाइब्रेरी श्रवण। इतनी लंबी किताब फोन पे कैसे पढ़ेंगे? अरे पॉज, रिवाइंड, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट चैप्टर जैसे बहुत से फीचर्स हैं वहाँ। अच्छा, तो मुझे कॉल कहाँ करना होगा? ये नंबर अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव कर ले, 08071175215। लाइब्रेरी की मेंबरशिप भी है कोई? हाँ, सिर्फ नैप दिल्ली की मेंबरशिप ही काफी है। इससे रिलेटेड अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो 8826261166 पर कॉल कर सकती हो। और हाँ, अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट रेडी रखना। थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन यार। फिर तो मुझे आज ही नैप दिल्ली की मेंबरशिप लेनी होगी। तो अगर आप भी IVR बेस्ड ऑडियो बुक लाइब्रेरी का लाभ उठाना चाहते हैं तो आज ही कॉल करें 08071175215। सुनिए, मेन्यू में क्या है? सब मिलेगा ना दीदी। छोले भटूरे, दाल मखनी, कढ़ाई पनीर, पनीर टिक्का, चिकन टिक्का, सीख कबाब, रोगन जोश, बिरयानी, पिज्जा, पाव भाजी, चिली पनीर, मंचूरियन, नूडल्स। आप कहाँ से शुरू करेंगी? शुरू तो हैंड वॉश से ही करूंगी। सैवलॉन स्वस्थ इंडिया का है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी है दूरी, खाने से पहले हैंड वॉश है जरूरी। वैसे तो आपको हर चीज में प्रोटेक्शन चाहिए। धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन के साथ रेडी होते हो, क्रिकेट खेलने से पहले नी पैड्स लगा लेते हो और सोने से पहले मच्छरदानी लगा के सोते हो। तो फिर बात जब हाथों के जर्म्स की हो, तब प्रोटेक्शन गायब क्यों? इसीलिए सैवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी हो दूरी, खाने से पहले हैंड वॉश जरूरी। क्या आप एक्सेसिबिलिटी के क्षेत्र में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं या फिर अपनी स्किल्स को नए मुकाम तक ले जाना चाहते हैं? तो जरा ध्यान से सुनिए, बैरियर ब्रेक लेकर आया है एस लर्निंग, आपका अपना लर्निंग प्लेटफॉर्म, एक्सेसिबिलिटी की दुनिया का एक्सपर्ट। चाहे आप हो बिगिनर या प्रोफेशनल, यहाँ आपको मिलेंगे ऑन डिमांड इंटरैक्टिव कोर्सेज, वो भी अपनी ही रफ्तार से सीखने के लिए, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की गाइडेंस और रियल वर्ल्ड इंसाइट्स के साथ। जल्द ही लॉग इन करें ace.barrierbreak.com पर। सब्सक्राइब फॉर फ्री एंड स्टार्ट विद फ्री एस बाइट्स। एस लर्निंग बाय बैरियर ब्रेक। अब एक्सेसिबिलिटी सीखिए अपने ही अंदाज में। क्या आप डिसेबिलिटी के बारे में सटीक और विश्वसनीय जानकारी जानना चाहते हैं? तो विजिट करें disability.390.org। ये वेबसाइट एक ऐसा मंच है जहां आपके सवालों को मिलेंगे विशेषज्ञों से उत्तर। आपको मिलेंगे सेल्फ एडवोकेसी की प्रेरणादायक कहानियों के वीडियोस। इतना ही नहीं, एंगेजिंग गेम्स, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इंक्लूसिव म्यूजिक वीडियो और ढेर सारी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। दिव्यांगता से जुड़े अपने सवालों के जवाब खोजिए, अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर कीजिए वेबसाइट पर डाइविंग डीप सेगमेंट के साथ। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें disability.trinayani.org और disability.390 के साथ मिलकर बनाएं समावेशी समाज। आ रहा है वो उत्सव जो हर दिल से जुड़ता है, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा 2025। 10 से 12 अक्टूबर तक गोवा के पणजी में मनाया जाएगा एक ऐसा जश्न जो समावेशिता का प्रतीक है। यहाँ मिलेगा हुनर को मंच, सबको बराबरी का दर्जा और ढेर सारी खुशियाँ, डांस, संगीत, कला, कहानियाँ, नई टेक्नोलॉजी, गेम्स और भी बहुत कुछ। हर कोई इसमें भाग ले सकता है, चाहे आप कलाकार हो, सहयोगी हो या दर्शक। पर्पल फेस्ट आपका इंतजार कर रहा है। पूरी जानकारी के लिए इंस्टाग्राम पर देखिए पर्पल फेस्ट गोवा या लॉग इन करें www.purplefest.goa.gov.in।
आज तो राखी के लिए हेक्टिक हो गया है, पता है क्यों? राखी को शो कल करना था एक और आज करना था एक, लेकिन सब गड़बड़ हो गई। आज ही दो शो हो गए। तो ये कितना माइंड या मेंटल पीस के लिए या फिर क्रिएटिविटी के लिए कितना चैलेंजिंग है? बहुत ज्यादा चैलेंजिंग नहीं है, क्योंकि हंसते हंसते तो कर ही लेंगे। इससे ज्यादा चैलेंजिंग काम तब हो जाता है जब आप कोई काम कर रहे हो और उसको आप इंजॉय ना कर रहे हो। बट ये मेरा वैसा काम है जिसको मैं हमेशा इंजॉय करती हूँ। मुझे लोगों से बात करना बहुत पसंद है और मुझे उनकी बातें सुनना भी बहुत पसंद है, तो मेरे लिए बहुत मजेदार काम है। हाँ, एक बात इंट्रोवर्ट बोली थी यार, मैं बड़ा इंट्रोवर्ट हुआ करता था एक समय, पता नहीं आजकल मैं कितना बोल लेता हूँ। तो मुझे आजकल बोलना बड़ा पसंद आता है। और वो कहते हैं ना, हंसते हंसते कट जाएंगे रास्ते, वही वाली बात राखी ने बोली है कि हंसते हंसते ही हम सब कर जाएंगे। राखी, एंकरिंग तो हम नहीं कराएंगे भाई, वो तो स्टेज पर आप आइए देखिए। और लेकिन आपने कहा पोइट्री आप करती हैं, तो कुछ सुना दीजिए, थोड़ा सा छोटा सा। थोड़ा छोटा सा। थोड़ा सा छोटा सा तो मैं अपनी फेवरेट 2 लाइन्स बोलूंगी। आई थिंक वो अभी भी अधूरी है। मे बी इन फ्यूचर मुझे किसी से दोबारा प्यार होगा तो मैं बिल्कुल पूरी करूंगी, पर उसकी वैसे कानपुर में तो मुझे गुंजाइश नहीं दिख रही है। तो मतलब सीधे सीधे सामने सामने रिजेक्ट मारा है, तो मैं देख ले रहे हो? नहीं, सामने जो बैठे हैं वो पहले से ही रिजेक्ट हैं, नहीं, उनसे मैं कुछ अपनी नहीं हो बात कर सकता। रहा हूँ। अच्छा अच्छा, आपकी बात कर रहे थे। नहीं नहीं, आपको ऐसे भी रिजेक्ट नहीं, बट मैं हाँ, तो मैंने नजरों पे लिखा था। आई गेस कि जब हम मोहब्बत करते हैं तो हम नजरों से ही करते हैं। और नजरें एक ऐसी चीज होती है जो मोहब्बत को मुकम्मल कराती है। उसके बाद तो हम पहचान ही जाते हैं लोगों को, बट पहले देखते हैं। मैंने नजरों पे 2 लाइन्स लिखी थी। नजरों ने नजरों को, कि नजरों ने नजरों को कुछ इस कदर कैद किया कि नजरें ही नजरों की कर्जदार हो गई। ये मेरी वो 2 लाइन्स हैं। बट मे बी इन फ्यूचर अगर कोई परफेक्ट इंसान मिल जाएगा तो आई कंप्लीट दिस, एंड फिर आपको मैं सुनाऊंगी पक्का। एक बात मैं बोलना चाहूंगा, परफेक्ट कोई नहीं होता, हर कोई इम्परफेक्ट होता है। हम अपने रिश्ते को कितना परफेक्ट बनाते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। कोई बात नहीं, मैं बना लूंगी उसको परफेक्ट। बर्तन मांजना तो सिखा ही दूंगी। नहीं, वो तो मैं वैसे ही मांझ लेता हूँ। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो खैर, बातचीत को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं राखी। जैसा कि आप पोइट्री भी करती हैं, राइटिंग भी करती हैं, एंकरिंग भी कर रही हैं। खास फोकस मेरा एंकरिंग की तरफ है, और उससे जुड़ा एक और सवाल आपके लिए कि जब आप इस तरह के क्रिएटिव फील्ड में आते हैं, इस तरह के प्रोफेशन में आते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आपको कन्विंस भी करना पड़ता है। और बाहर कन्विंस करने से पहले आपको अपने माँ बाप को, घर वालों को कन्विंस करना पड़ता है। तो क्या आपको वो कन्विंस करना पड़ा, या ये नेचुरल प्रोसेस हुआ, इसके लिए कुछ भी कन्विंस करने की आपको जरूरत नहीं पड़ी? मेरे साथ ऐसा था कि मैं सिर्फ पोइट्री लिखती थी और स्टोरी लिखती थी और वही पढ़ती थी। एक बाय द टाइम ऐसा था कि मुझे बहुत टाइम लग गया खुद को वो चीज़ समझने में कि मैं बोल भी सकती हूँ, क्योंकि मैं लिखती काफ़ी टाइम से हूँ, मैंने बोला नहीं था कभी। फिर समहाउ ऐसा हुआ कि कहीं ना कहीं से एक स्टेज मिला और वहाँ पे उस दिन उनकी होस्ट नहीं आई हुई थी। तो दैट डे सी सेड टू मी कि लाइक ऐसा है, अगर तुम आज का मेरा एंकरिंग होस्टिंग ये पोर्शन अगर संभाल दो तो बहुत अच्छा होगा। अननोइंगली मेरे लिए ऐसा था कि यार मैं पोइट्री तो करती ही हूँ, स्टोरी तो करती ही हूँ, मे बी मैं थोड़ा बहुत एंकरिंग भी कर लूँगी। फ्रॉम दैट टाइम मैंने थोड़ा थोड़ा करके एंकरिंग स्टार्ट किया, और अभी मुझे बहुत मज़ा आती है एंकरिंग करने में, नए नए लोगों से। क्योंकि जब आप एंकरिंग करते हो तो आपको नए नए लोग मिलते हैं, और नए नए लोगों से बात करके भी बहुत मज़ा आती है। फिर मुझे अपनी बातें उनको बताने में बहुत मज़ा आता है, अपना एक्सपीरियंस बताने में मज़ा आता है। और रही बात मम्मा पापा की, तो फ्रॉम चाइल्डहुड टू अभी तक दे वर लाइक माई बिगेस्ट सपोर्टर। क्योंकि मेरे पापा ऐसे हैं कि मेरी बेटी जो भी करेगी अच्छा करेगी और सही करेगी, और मम्मी ऐसी है कि वो नहीं, वो कर रही है तो ठीक कर रही है। बस एक चीज़ है कि थोड़ा सा टाइम बाउंडेशन आ जाता है समटाइम्स,
अदरवाइज मुझे, मेरे लिए मेरे मम्मा पापा ही मेरे बिगेस्ट चीयर लीडर है अभी तक के लिए बिगेस्ट सपोर्टर है मेरी फैमिली। तो उनको तो कुछ ऐसा खास कन्विंस करना नहीं पड़ा है मुझे। तो अब ये जो अजनबी भाई साहब हैं, ये आप के अजनबी से अपने कैसे हुए, या मैं बहुत सिंपल वे में बोलूं तो ये जो कोलैबोरेशन है अजनबी के साथ, विशाल के साथ, ये कैसे हुआ? क्योंकि देखिए कोलैबोरेशन करना बहुत ज़रूरी है एक आर्टिस्ट के लिए, और मुझे पर्सनली ये बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि कोलैबोरेशन के बिना इंडिया में मुझे ऐसा लगता है आपको लोग से पुल डाउन करने की कोशिश करते हैं। तो ये कोलैबोरेशन कैसे हुआ? फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप अच्छा लिख रहे हो और अच्छा बोल रहे हो तो लोग आपको सुनना भी पसंद करेंगे। और फिर जब आप अच्छे अच्छे स्टेजेस तक पहुंचोगे, अच्छे अच्छे आर्टिस्ट तक पहुंचोगे, तो आपके साथ कोलैब भी करेंगे। दिस इज व्हाट इट इज। सबसे पहला होता है कि आपको खुद एक अच्छा आर्टिस्ट बनना है। आपको अपना वो चीज़ समझना है कि आप किस में बेहतर हो। आप अच्छा शायरी लिख रहे हो, आप अच्छा पोइट्री लिख रहे हो, या अच्छा स्टोरी टेलिंग कर रहे हो, ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसी तरीके से लोग आपसे कनेक्ट होते हैं और आपसे कोलैब करते हैं। और दूसरी बात, विशाल जी से कैसे मिली? मैं विशाल जी से दिल्ली में मिली थी, और दिल्ली के द सोशल हाउस करके एक इवेंट है, वन ऑफ द फेमस इवेंट, तो मैं वहीं उनसे मिली थी। और मुझे पता भी नहीं था कि मुझे मतलब ऐसे हमारी अच्छा सा एक आर्टिस्ट वाला बॉन्ड बन जाएगा। सो फ्रॉम दैट टाइम टू अभी तक उनसे एक बॉन्ड है। और उनका ऐसे लाइक टूर चल रहा था इंडिया वाला, वो जगह जगह पे कर रहे थे, तो वही ऐसी बात हुई कि हमें कानपुर में भी करना है। तो फिर वहाँ से जो कोलैबोरेशन हुआ, वहाँ से हुआ। और ही इज़ अ वेरी गुड स्टोरी टेलर, बहुत अच्छे स्टोरी टेलर है, बहुत अच्छे इमोशंस के साथ स्टोरी टेलिंग करते हैं। तो फिर एक होता है ना कि आप अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं, और अच्छा आपको आगे बढ़ने को भी मिलता है अच्छे तरीके से। तो फिर वहाँ से उनके साथ रहना हुआ मेरा। हाँ, हम थोड़ा अंत के मोड़ पर हैं। तो पहले तो ये बताओ राखी, ये मेरे ख्याल से ये एक नया शो है जो मैंने शुरू किया, तो कैसा लगा यहाँ आकर, और क्या कहोगे शो के बारे में? और अच्छा लगा, मजा आई। आप और भी ऐसे शोज करते रहिए और लोगों से बात करते रहिए। जो कोई सवाल जो रह गया हो, जो शायद मैंने ना पूछा हो, या आपको लगता हो कि आपको कुछ बताना हो, तो वो आप इस वक्त बता सकती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब इंसान अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट होता है अपनी लाइफ से, तो उस टाइम कहीं ना कहीं भगवान जी कोई ना कोई एक जो होता है ना, शाइन दे देते हैं कि यार कुछ नहीं तो कहीं ना कहीं से तो कोई ना कोई तो एक क्लू आएगा और मुझे उधर ही जाना है। और मुझे कभी एक टाइम था कि जब मुझे मेरे भगवान जी ने एक साइन दिया था कि तुम लिखो और तुम परफॉर्म करो, मे बी इन फ्यूचर इसमें बहुत अच्छा सा फ्यूचर होगा, तुम खुश होगी और अपने जो अभी वाले प्रॉब्लम्स हैं उनसे निकलोगी। तो तब से मैंने लिखना स्टार्ट किया। तो लेट कभी नहीं होता, आप कभी भी स्टार्ट करो। बस आपके जो थॉट्स हैं, आपके जो विजन है, आपके जो ड्रीम्स हैं, वो रियल होने चाहिए। उसमें कोई भी तरीके का हिंदी वर्ड है ना, छल कपट नहीं होना चाहिए। बाकी तो बप्पा साथ दे ही देते हैं। हम्म एक रिवायत पिछले एपिसोड से मैंने शुरू की थी, उसी को आगे बढ़ाऊंगा। हमें उस रिवायत से पहले एक सवाल जो मैंने पिछले एपिसोड में भी पूछा था, बीइंग अ विजुअल इम्पेयर्ड या बीइंग अ डिसेबल कम्युनिटी से कभी इससे पहले वादसा हुआ हो, या कभी कोई थॉट रहे हो, या कोई धारणा रही हो, तो क्या है, कुछ है ऐसा? हाँ, एक्चुअल में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं ट्यूशन पढ़ाती थी, तो एक बच्ची थी और बहुत प्यारी थी, बट उसको मतलब वो चल नहीं पाती थी। फ्रॉम द बर्थ टाइम से ही उसको ऐसा था कि वो चल ही नहीं पाती थी, तो वो नॉर्मली क्रॉल करके चलती थी। बट उसके साथ ऐसा था, वो एक टाइम जब मैं उसको बहुत छोटे से पढ़ा रही थी, मैंने उसको पीजी से पढ़ाना स्टार्ट किया था। मैंने उसको 5 साल पढ़ाए थे उसके बाद। और जब मैं उसको छोड़ रही थी, पढ़ाना जब छोड़ रही थी,
तो उसने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था कि दी मुझे वर्ल्ड टूर करना है, बहुत दुनिया तो बहुत बड़ी है, तो मैं इन पैरों से कैसे घूमूंगी, कैसे जाऊंगी? तो आई आंसर हर कि बच्चे, इंसान जो है ना वो पैरों से चलते हैं। ठीक है, हम सारे लोग पैरों से चलते हैं, तुम अपने सपने के बलबूते चल के दिखाओ ना, क्यों नहीं चल सकते हैं? आप एक बार ठानो तो कि आप चल सकते हो, आप देख सकते हो, आप एक बार ठानोगे तो सब हो जाएगा। बस आपको एक बार अपने मन में ये रखना है कि आप सबसे अलग हो। आप ठीक है, आप अलग हो, आप नहीं चल पा रहे हो, पर आप सच में सबसे अलग हो। हम लोग दो पैरों से चल के जो काम नहीं कर पा रहे, मे बी आप वो दो पैरों से ना चल के वो काम कर दो। तो बी पॉजिटिव, अगर कोई चीज नहीं है तो उसके बदले कुछ ना कुछ तो जरूर दिया होगा भगवान ने। तो ये मेरा बहुत अच्छा मेमोरी है उस बच्चे के साथ। 5 साल मैंने पढ़ाया है। अभी जो है, अभी वो रिसेंटली वो वहां गई थी, मैं उस जगह का नाम भूल गई हूँ। कुछ दिन पहले, अरे यार, जहाँ पे पैरासूट्स होते हैं, बहुत अच्छा लगता है, पैरासूट्स उड़ते हैं, टर्की आई थिंक। ओह अच्छा। हाँ, तो ये सारा जब इंडिया का चीजें हुआ था उससे पहले वो गई थी। एंड दैट टाइम ही सेंड मी सो मेनी पिक्चर्स ऑफ पैराशूट एंड उस जगह की। और उसने बोला कि दी देखो, मैं सच में अपने सपनों से आगे बढ़ रही हूँ और एक दिन देखना मैं सच में बहुत आगे जाऊंगी, तब भी मैं आपको याद रखूंगी। दिस इज द वेरी लाइक इमोशनल थिंग विच आई फील कि आप अगर एक बच्चे को पढ़ा रहे हो, उसको आप उतना सपोर्ट कर पा रहे हो कि वो उतना आगे जा पा रहा है, तो इट डजंट लाइक, इससे ज्यादा तो कुछ है ही नहीं टीचर के लिए। सपने देखने जरूरी हैं और सपनों की उड़ान भरनी भी जरूरी है। और एक सपना मैंने भी देखा है और इसकी रिवायत, जैसा मैंने कहा, पिछले एपिसोड से शुरू की थी। तो राखी, इंस्टाग्राम तो आप चलाती होंगी। तो जब आप अगली बार पोस्ट करने जाएं इंस्टाग्राम पर, कैप्शन लिखें और उसके नीचे चली जाएं। नीचे आता है एक ऑप्शन एडवांस, उस पर क्लिक करें। फिर एक ऑप्शन आता है ऑल्ट कैप, उसको कहते हैं अल्टरनेटिव कैप्शन। उस पे आप वो लिख दें जो मैंने शुरुआत में आपसे पूछा कि आपने खुद को कैसे कैरी किया या क्या पिक्चर में है, और उसको पोस्ट कर दें। तब होगा इससे ये कि दुनिया एक्सेसिबल थोड़ी और हो जाएगी। आम इंसान के लिए, एक विजुअल देखने वाले के लिए उसमें कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन जब हम उस फोटो को क्लिक करेंगे तो उसमें वो बताएगा कि इस पिक्चर में क्या है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि नेक्स्ट टाइम से हम सब ये करना शुरू करेंगे और इस दुनिया को थोड़ा और एक्सेसिबल बनाने की कोशिश करेंगे। श्योर, पक्का। तो इसी नोट पर, जी हाँ बिल्कुल, इसी मोड़ पर शो का हम अब अंत करेंगे। और आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये शो पसंद आया होगा। अगर आपको ये बातचीत पसंद आई है तो अगर आप इसे YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करिएगा। रेडियो पर सुन रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा बेहद दुख के साथ कि इसका रिपीट टेलीकास्ट नहीं होगा। तो अगर आप इस वक्त आए हैं तो वेट करिए जब इसे YouTube पर पब्लिश किया जाएगा। जाने से पहले हर बार मैं यही कहता हूँ, अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दिलों में याद रखिए। आज रात 8 बजे भी आपसे मुलाकात होनी है क्रिकेट वीकली में, जहां मैं बात करता हूं मेरा परमानेंट शो क्रिकेट की। और आजकल तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज चल रही है, उस पर तो बात होती ही होती है। आर्काइव में भी मैचेस पुराने जो हैं उन पर चर्चा होती है। कोशिश करूंगा फिर किसी स्टार के साथ, फिर किसी शहर के सितारे के साथ मुलाकात करूं तो ये शो आएगा। नहीं तो बाकी रेगुलर शोज तो आपको मिलते ही रहेंगे, रिपीट ब्रॉडकास्ट भी मिलता रहेगा। कोई है आपकी नज़र में कलाकार जिसको आप ये मंच देना चाहते हैं, बिल्कुल redioran@gmail.com, इंस्टाग्राम से लेकर तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रेडियोरान अवेलेबल है। आइए, बताइए और यहाँ उनको पहुँचाइए और हम उनसे करेंगे बातचीत। मैं मिलता हूँ आपसे 8 बजे, तब तक के लिए नमस्कार।